तो दोस्तों हम लोग राजनीति विज्ञान अध्याय 1 आगे पढ़ेंगे। मानवीय गरिमा का मूल्य। अब तक आप समझ गए होंगे कि प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया और उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं, उनसे कमतर हैं। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया। ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। यदि आप अंसारी परिवार के एक सदस्य होते तो प्रॉपर्टी डीलर के नाम बदलने के सुझाव का उत्तर किस प्रकार देते? आप हमें कमेंट्स के द्वारा बताइए कि अगर आप उनकी जगह पे होते तो आप उन परिस्थितियों को कैसे आप हैंडल करते। कमेंट्स के द्वारा हमें बताइए उनको क्या जवाब देते। क्या आपको अपने जीवन की कोई ऐसी घटना याद है जब आपकी गरिमा को चोट पहुंची हो? आपको उस समय कैसा महसूस हुआ था? हर किसी के साथ कुछ न कुछ ऐसा दुर्व्यवहार कोई ना कोई कर देता है, तो अगर किसी भी बच्चे के साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके हमें बताइए। यहाँ पे आप तस्वीर देख रहे हैं कि बच्चों से कैसे जूता पॉलिश करवा रहे हैं। ये 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसों को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। बिल्कुल देखिए, कहते हैं हम लोग कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। कहने के लिए लोग कह देते हैं, लेकिन जो वह काम करता है और जो उससे ऊपर है मनुष्य, वो ज़रूर कुछ कहीं ना कहीं उस काम को तुच्छ नज़रों से देखते हैं, उसको अपने बराबर नहीं समझते हैं। कहने के लिए और लिखने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि इंसान बेबाक बोल देता है, बेबाक लिख देता है, लेकिन उस पर खड़ा उतरना एक बहुत बड़ी बात है। तो हमें लिखने और बोलने से पहले हमें करने का प्रयास करना चाहिए कि हम करें और लिखें ना बेशक, लेकिन हम उस काम को लिखे और बोले नहीं, हम करें उस काम को। तो बिल्कुल कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, क्योंकि देखिए अगर कोई जूता पॉलिश नहीं करेगा तो जिनके पास समय नहीं है या जिन्हें ज़रूरी है वो कैसे करेगा अपने कामों को। तो देखिए हमें हर किसी से ज़रूरत पड़ती है, हमें हर किसी की ज़रूरत है। यहाँ पे एक छोटा से छोटे व्यक्ति की ज़रूरत है, तो हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए और उनके काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हों या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है।
यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। जो प्रथम है वो पहला है जो सिद्धांत, उसमें है कि जो कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। तो मतलब समझ रहे हैं ना आप कि एक जो हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं और जो किसी घर में एक लेडी है जो किसी के घर में काम करने जाती है, जो कानून है वो दोनों के लिए समान है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरा है कि चाहे वो व्यक्ति किसी भी स्टेट में पैदा हो, चाहे उसका कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध, कुछ भी हो, हम उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तीसरा है, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित हैं। पहले लोग स्कूल में जाने नहीं देते थे, गांव के अंदर घुसने नहीं देते थे, पानी भरने नहीं देते थे, ऐसा कुछ नहीं है। अब हर व्यक्ति हर जगह जा सकता है, खेल सकता है, पढ़ सकता है, पानी भर सकता है, सब चीज़ के लिए आज़ाद। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा है, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा। सुविधाहीन समाजों की मदद करके भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की गई हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दे दिए। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे। बिल्कुल सही बात है। जब लंच हो जाता था, हाफ लंच, तो बच्चे घर चले जाते थे खाना खाने के लिए। एक्चुअली यहाँ पर ये चीज़ नहीं होती थी कि बच्चों को लंच हुआ तो घर भेज दिया, बट ये ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि जब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और पटना ज़िला से,
और जो उस पटना ज़िले के अंदर में ही मेरा गांव है, तो मैं वहाँ पे रही हूँ 6-7-8 साल समथिंग, जब 6-7-8 साल की थी जब तक। तो मम्मा ने एडमिशन मेरा भी करा दिया था, तो हम लोग जाते थे स्कूल पढ़ने के लिए। तो जब लंच होता था तो हम लोग घर आते थे खाना खाने के लिए। तो फिर कभी मन हुआ तो गए, नहीं मन हुआ तो नहीं गए, बिकॉज स्कूल भी बहुत दूर था। तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि लंच में, हाफ लंच में घर गए खाना खाने और वापस आए ही ना। तो इस वजह से अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिलती है, क्योंकि स्कूल में निम्न व उच्च जाति के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। यहाँ देखिए, उत्तराखंड की एक शासकीय शाला में बच्चों को उनका मध्याह्न भोजन परोसा जा रहा है। यहाँ देखिए, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है? क्या आप इस कार्यक्रम के 3 लाभ बता सकते हैं? आपके विचार से यह कार्यक्रम किस प्रकार समानता की भावना बढ़ा सकता है? आप इसका आंसर जो है वो आप हमें कमेंट्स के द्वारा प्लीज़ बताइए। 3 लाभ। और अपने क्षेत्र में लागू की गई किसी एक सरकारी योजना के बारे में पता लगाइए। इस योजना में क्या क्या किया जाता है, यह किसके लाभ के लिए बनाई गई है? यहाँ पे देखिए, यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूलों में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वह स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग है जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। ये हम लोग पढ़ लेते हैं। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नग्न है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। ये हमारे संविधान के जो जनक हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की कुछ बातें हैं जो कि बहुत ही आत्मा को छूने वाली है और बहुत ही पावरफुल है। तो आप इनके बातों को पर अमल कीजिए और हो सके तो प्लीज़ किसी के साथ असमानता का व्यवहार ना कीजिए। और ये हम लोग अब आगे पढ़ेंगे अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। और बच्चों जितना पढ़े हैं उसको आप दोबारा से पढ़िए, समझिए और हमें
कमेंट्स के द्वारा उसके आंसर बताइए। मिलते हैं आगे। धन्यवाद।